प्रिय छात्रों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमारा गणित विषय में आव्यूह, जिसे हम मैट्रिक्स भी कहते हैं, ये चैप्टर चल रहा है। और कल हमने वीडियो के माध्यम से दो आव्यूहों के गुणनफल से संबंधित प्रश्न हल किए थे। मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपने उस वीडियो को अच्छी तरीके से देखा होगा और उससे आपको प्रश्नों को हल करने में मदद मिली होगी। इस प्रकार के सवाल इसी तरीके से आप हल कर सकते हैं। आइए आज हम एक बार फिर से आपको शुरुआत जो आप पढ़ चुके हो पहले फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आव्यूह क्या होता है। जैसे मान लिया हमारे पास 6 संख्याएं हैं और इन 6 संख्याओं को तीन पंक्तियों और 2 स्तंभों वाली आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित करें तो इस आयताकार सारणी को आव्यूह कहते हैं। ध्यान से समझिए कि हमारे पास 6 संख्याएं हैं और इन 6 संख्याओं को 3 पंक्तियों और 2 स्तंभ वाली आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित करें तो इस आयताकार सारणी को आव्यूह कहते हैं। और जिन संख्याओं से ये आव्यूह बनता है उन्हें उस आव्यूह के अवयव कहते हैं। आव्यूह के लिए देखिएगा, हम इस तरीके से और इस तरीके से जो ब्रैकेट्स हैं इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चूंकि इसमें सबसे आसान जो तरीका है वो ये वाला ब्रैकेट है, बहुत आसान है। तो इस वजह से आप आगे जो भी पढ़ेंगे आव्यूह, तो उस आव्यूह में जो आव्यूह के अवयवों को रखा जाएगा वो इस ब्रैकेट के अंदर रखा जाएगा। मैंने अभी बताया आपको 6 वस्तुएं हैं हमारे पास, उनको 3 पंक्तियों और 2 स्तंभों के माध्यम से आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित कर सकते हैं। इन्हीं 6 वस्तुओं को हम 2 पंक्तियों और 3 स्तंभ वाली आयताकार सारणी के रूप में भी व्यवस्थित कर सकते हैं। जैसे मान लिया हमारे पास जो 6 संख्याएं हैं वो हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये देखिए, ये हमने 2 पंक्तियों और 3 स्तंभों के रूप में व्यवस्थित कर ली है इन 6 संख्याओं को। और ये ब्रैकेट के अंदर हमने इन संख्याओं को लिख दिया तो ये आव्यूह बन गया। और ये जो संख्याएं हैं ये हो गई
इसके अवयव, इस आयु के अवयव, ये जो अवयव हैं 1, 2, 3, ये पहली पंक्ति में हैं, इसको हम R1 बोलते हैं। जो अवयव हैं इसके 4, 5, 6, ये दूसरी पंक्ति में हैं, तो इसको हम R2 बोल सकते हैं। ये जो 1 और 4, ये 2 अवयव हैं, इनकी सीध में ये जो बनता है इसे हम कॉलम बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं। और स्तंभ को, ये क्योंकि पहला स्तंभ है इसलिए इसको C1 बोलते हैं। ये 2 और 5, देखिए ये दूसरे स्तंभ में हैं, तो इसको हम C2 बोलेंगे। ये 3 और 6 तीसरे स्तंभ में हैं, तो इसको हम C3 बोलेंगे। ये अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि ये पंक्तियाँ होती हैं। पंक्तियों को इंग्लिश में हम रो कहते हैं, इसलिए इनके लिए R1, R2 आता है। पहली पंक्ति के लिए R1, दूसरी पंक्ति के लिए R2। और कॉलम है या स्तंभ है, स्तंभ को हम कॉलम बोलते हैं। तो पहले स्तंभ के लिए C1, दूसरे स्तंभ के लिए C2, तीसरे स्तंभ के लिए C3 आता है। अब इसमें एक चीज़ और नोट कर लीजिए, जो मैंने आपको बताया है कि 6 वस्तुओं को, एक तो तरीका है 2 पंक्तियाँ और 3 स्तंभों के रूप में लिखा। इन्हीं 6 संख्याओं को हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे भी लिख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखिए इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसमें देखिए 3 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ हैं, तो इनको हमने बोल दिया, स्तंभों को C1, C2 और पंक्तियों को बोल दिया R1, R2, R3। अब इसमें एक चीज़ आती है इसके बाद, आव्यूह की कोटि या क्रम। जो कोटि या क्रम एक ही चीज़ है। अब इसको लिखते कैसे हैं? जैसे मान लिया ये हमारे पास आव्यूह है जिसमें 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं, तो इसका कोटि या क्रम हो जाएगा 2/3। इसको हम 2 गुणा 3 नहीं बोलेंगे, ध्यान देना है, ये 2 गुणा 3 नहीं बोलना है, इसको बोलना है 2/3। 2 क्रॉस 3 भी बोल सकते हैं इसको। जो पहली वाली संख्या है ये आती है रो के लिए या पंक्ति के लिए। जो दूसरी वाली संख्या है ये आती है स्तंभ के लिए या कॉलम के लिए। तो जो आव्यूह का अगर क्रम 2/3 है या 2 क्रॉस 3 है, इसका मतलब इस आव्यूह में 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं। इसी तरीके से अगर मान लिया हमने किसी, ये आव्यूह है आपका और ये जो आव्यूह है इसमें 3 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ हैं, तो इसका क्रम हो जाएगा 3 क्रॉस 2 या 3/2 हो जाएगा। तो ये कोटि के बारे में। इसी तरीके से अगर किसी आव्यूह में m पंक्तियां हैं और n स्तंभ हैं, तो इसका जो क्रम है वो m/n हो जाएगा, m/n या m क्रॉस n हो जाएगा। इसके बाद बारी आती है कि आव्यूह को हम कैसे निरूपित करते हैं। आव्यूह का निरूपण। किसी भी आव्यूह को निरूपित करने के लिए हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों का यूज करते हैं, कैपिटल लेटर्स का, जैसे कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C,
या कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल Z। और जो इस अवयव के अवयव होते हैं उनको हमेशा हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं। ये ध्यान देना है कि अवयव को प्रदर्शित करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों को और उसके अवयवों को निरूपित करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर्स का यूज किया जाता है। जैसे मान लिया एक अवयव ए है और इसको देखिएगा, इसमें हमने लिखा A11, A12, A13, A21, A22, A23। स्पष्ट है कि इसका जो क्रम है वो है 2x3 या 2/3, क्योंकि इसमें 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं। अब ये इसमें ध्यान देने वाली बात है, हमने इसको इस रूप में क्यों लिखा, A11, A12, A13, A21, A22, A23। इसमें जो ये 1 हैं जो A के साथ आए हुए हैं, लगे हुए हैं 1 A के साथ 1 2 लगा हुआ, इस तरीके से और लगे हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं डबल सफिक्स या द्वि अनुलग्नक। इसमें जो द्वि अनुलग्नक है, इसका जो पहला वाला नंबर है ये पंक्ति के लिए आता है और जो दूसरा वाला नंबर है वो स्तंभ के लिए आता है। ये ध्यान देना। जैसे मान लिया हमने लिखा A23, तो ये पहला वाला जो नंबर है ये पंक्ति के लिए आएगा, दूसरा वाला ये स्तंभ के लिए आएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि जो ये अवयव है, यहाँ पे जो अवयव आएगा ये कौन सा होगा, ये दूसरी पंक्ति का तीसरी स्तंभ का अवयव। मतलब दूसरी पंक्ति है हमारे पास ये, और तीसरा स्तंभ है हमारे पास ये। तो यहाँ पे आएगा A23, ये दूसरी पंक्ति हो गई और तीसरा स्तंभ हो गया, इसीलिए इसको हम A23 लिखते हैं। जैसे A22 है तो ये 2 दूसरी पंक्ति और ये 2 दूसरा स्तंभ। देखिए ये पहली पंक्ति हो गई, ये दूसरी पंक्ति हो गई, तो ये दूसरी पंक्ति में है, A22 दूसरी पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में है। ये देखिए ये जो आ रहा है ये A22 यहाँ पढ़ रहा है। तो इसी तरीके से जैसे मान लिया A52 है, ये कहाँ पे आएगा, A52 पांचवी पंक्ति और दूसरे स्तंभ में। तो किसी भी अवयव को मैंने बताया कि अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर्स से निरूपित कर सकते हैं और इसको हम शॉर्ट में, जैसे ये लिखा है मैंने, ऐसे भी लिख सकते हैं AIJ। यहाँ पे ध्यान ये देना है कि जो ये आई का मान होगा इस अवयव के लिए, क्योंकि इसमें 2 पंक्तियाँ हैं, बताया मैंने भी, 2 इसमें दिखाई पड़ रहा है, 2 पंक्तियाँ हैं, 2/3 इसका क्रम है, 2 पंक्तियाँ हैं, 3 स्तंभ हैं, यानी कि आई का जो मान है ये 1 से लेके 2 तक है और जे का जो मान है ये 1 से लेके 3 तक है। आई का मान 1 से लेके 2 तक। अब चूंकि इसमें 2 पंक्तियां हैं तो पहली पंक्ति तो होगी ही, तो ये 1 हो गया, और दूसरी पंक्ति है ये, तो ये 2 आ गया। इसमें चूंकि 3 पंक्तियां हैं तो मैंने लिखा है जे का मान 1 से लेके 3 तक है,
तो इसका मतलब है 1 भी आएगा जे का मान, 2 भी आएगा और 3 भी आएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए अवयवों का प्रकार। जो अवयव हैं इनके प्रकार कितने होते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। अवयव के प्रकारों के बारे में मैंने आपको बताया है, एक बार फिर से देखिए। एक होता है क्षैतिज अवयव, ध्यान देना है, क्षैतिज अवयव। जिस अवयव में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होती है, जिस अवयव में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है उसे क्षैतिज अवयव कहते हैं। मैंने बोला है भी क्षैतिज अवयव। कोई भी अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, जैसे 2, 1, 4, 3, 1, 0। देखिए इसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, इसे क्षैतिज अवयव बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स भी बोलते हैं इसको। दूसरा ये बोला है मैंने ऊर्ध्वाधर अवयव, ऊर्ध्वाधर अवयव, ये भी समझने वाली बात है। इसमें इसका उल्टा हो जाएगा। एक ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो उसे ऊर्ध्वाधर अवयव कहते हैं। अच्छी तरीके से इसको समझ लो। इसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होती हैं, जैसे 2, 1, 4, 3, 1, 0। 6, 7, ये देखिए इसमें पंक्तियाँ 1, 2, 3, 4 हैं और स्तंभ हैं 2। इसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों से ज़्यादा हो उसे ऊर्ध्वाधर। अब ये ऊर्ध्वाधर, ये इसको वर्टिकल भी बोलते हैं, वर्टिकल मैट्रिक्स। लग भी रहा है, आपने पढ़ा भी होगा फिजिक्स में, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। इसके बाद देखिए हमने आपको पहले बताया था वर्ग अवयव। ये देखिए जिसको दिखाई ना पड़ा हो, ऊर्ध्वाधर अवयव मैंने बनाया है और इसमें क्या है, पंक्तियों की संख्या 4 है और स्तंभों की संख्या 2 है, तो इसे हम बोलेंगे ऊर्ध्वाधर अवयव। इसके बाद देखिए जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है वर्ग अवयव। वर्ग अवयव, इसको बोलते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स। इसे बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। आप सभी ने स्क्वायर देखा होगा। स्क्वायर में क्या होता है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो वैसे ही इसका नाम, जैसा इसका नाम है वर्ग अवयव, तो इससे ऐसा लग ही रहा है कि इसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर हो। तो एक ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर हो उसे वर्ग अवयव कहते हैं। जैसे कौन सा क्रम होगा, 2/2 का, 3/3 का, 4/4 का, 5/5 का, तो ये वर्ग अवयव हो जाएगा। जैसे 2, 1, 3, 4 ये लिखा मैंने, 2, 1, 3, 4, इसका क्रम है 2/2। 2 पंक्तियाँ हैं, 2 स्तंभ हैं, 2 पंक्तियाँ हैं और 2 स्तंभ हैं, तो ये वर्ग अवयव हो गया। अब इसमें जब आप लोगों ने वर्ग अवयव पढ़ा है
तो मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट जो चीज़ें बता देता हूँ। एक है मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण, देखिए मुख्य विकर्ण क्या होता है। जैसे मान लिया कोई वर्गाव्यूह है, वर्गाव्यूह भी मान लीजिए A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। मैंने बोला है वर्गाव्यूह, एक वर्गाव्यूह ले लिया हमने। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। इसका क्रम है 3/3। अब इसको अगर ध्यान से देखें तो इसमें जिसके लिए मैंने बताया था उसमें आपको AIJ, इसमें क्या करते हैं, I की जगह पे 1 2 3 या J की जगह पे 1 2 3 रखते हैं। यहाँ भी I की जगह I का मान 1 से लेकर 3 तक है और J का मान भी 1 से लेकर 3 तक है, क्योंकि इसमें 3 पंक्तियाँ हैं और 3 स्तंभ हैं। तो I और J का मान जब समान होता है, जैसे मान लिया I और J का मान समान कब है, जैसे A11, A22, A33, तो ये इसके विकर्ण अवयव कहलाते हैं। जब ये हमारे पास ये मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 3/3, तो इसमें A11, A22, A33 ये इसके विकर्ण अवयव कहलाते हैं, क्योंकि इसमें I और J दोनों बराबर हैं। तो अगर 3/3 ऑर्डर का वर्गाव्यूह है तो इसमें 3 विकर्ण अवयव कहलाते हैं, A11, A22, A33। और इसके साथ ही जो ये रेखा बनती है, इसके अनुदिश ये रेखा जो बन रही है, ये रेखा, इसे हम बोलेंगे मुख्य विकर्ण। क्या बोलेंगे? मुख्य विकर्ण। तो इसमें देखिए जो ये मुख्य विकर्ण है, इसके अवयव क्या हो जाएंगे? A11, A22 और A33। इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। मैंने ये लिख दिया है कि AIJ में देखो आप, AIJ में देखिए आप कि I और J दोनों बराबर हैं। जैसे आपने जो विकर्णों के बारे में पढ़ा होगा, आयत के या वर्ग के, तो इसमें 2 विकर्ण होते हैं, लेकिन इसमें ये जो ये मुख्य विकर्ण होता है। अब आप कहेंगे ये वाला विकर्ण क्यों नहीं है? ये वाला इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ देखिए ये I और J दोनों बराबर नहीं हैं। जैसे आप लोगों के दिमाग में ये होगा कि A13, A22, A31 जिसके अवयव हैं वो भी तो विकर्ण हो सकता है। अब मुख्य विकर्ण 2 हो सकते हैं, लेकिन मुख्य विकर्ण तो एक ही हो सकता है। तो जैसा मैंने बताया I बराबर J जिसके लिए होगा वही अवयव मुख्य विकर्ण के अवयव कहलाएंगे। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आता है आपका इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह, देखिए इकाई आव्यूह क्या होता है? एक यहाँ भी वर्ग आव्यूह चलेगा। जब से मैंने आपको वर्ग आव्यूह की परिभाषा बताई है, उसके बाद क्या आ गया? मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण भी वर्ग आव्यूह के अंतर्गत आता है। जो इकाई आव्यूह है वो भी वर्ग आव्यूह के अंतर्गत आता है। फिर मैं कह रहा हूँ एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके
मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1 और शेष सभी अवयव शून्य रहते हैं। जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अभी मैंने आपको बताया ये तो मुख्य विकर्ण है, तो मुख्य विकर्ण के अवयव तो 1 रहेंगे, सारे 1 1 1 रहेंगे और शेष सारे अवयव शून्य रहेंगे। तो ऐसों को ये देखिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1 मुख्य विकर्ण, इसके अवयव हैं 1 और शेष सारे अवयव, शेष जो अवयव हैं वो शून्य हैं, तो उसे इकाई अवयव कहते हैं। इसका ऑर्डर हो जाएगा 3/3। इसको हम I3 भी बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे हम, सवालों में होंगे I3 की जब बात होगी तो हम उसमें ऐसा अवयव लिखेंगे 3/3 का। अब जब I3 है तो I2 भी होगा। I2 क्या होगा? 1 0 0 1, ये I2 है, इसका ऑर्डर है 2/2। इसमें भी देखिए जो ये मुख्य विकर्ण है इसके अवयव तो 1 है और शेष अवयव ये 0 हैं, तो इकाई अवयव भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आता है विकर्ण अवयव। इसके बाद आएगा आपका विकर्ण अवयव, या इसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। विकर्ण अवयव एक ऐसा वर्ग अवयव होता है जिसके मुख्य विकर्ण के अवयवों के अतिरिक्त शेष सभी अवयव शून्य होते हैं। ध्यान देना, यहाँ भी वर्ग अवयव की बात हो रही है। एक ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अवयवों के अतिरिक्त शेष सभी अवयव शून्य हों, उसे विकर्ण अवयव कहते हैं। इकाई अवयव और विकर्ण अवयव दोनों में अंतर आपको समझना है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ 2 0 0 0 3 0 0 0 1, या -1 कर लो उसको, ये -1 कर लिया। अभी मैंने बताया एक ऐसा वर्ग अवयव तो है ही है क्योंकि इसका ऑर्डर है 3/3। तो इसमें क्या है कि इसके मुख्य विकर्ण पता है A11 A22 A33, जो मुख्य विकर्ण के अवयवों के अतिरिक्त शेष सभी अवयव शून्य हों, ऐसे को हम विकर्ण अवयव कहते हैं। इसको हम इस तरीके से भी लिख लेते हैं DIAGONAL, डायगोनल। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 3 -1। तो ये विकर्ण अवयव हो गया। और विकर्ण अवयव को एक तरीका लिखने का ये है और एक तरीका है लिखने का ये। कई सवाल आते हैं तो उसमें विकर्ण अवयव को इस रूप में लिखा जाता है, तो उसको हम समझ लेते हैं कि ये विकर्ण अवयव है। तो इन दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। इकाई अवयव, विकर्ण अवयव दोनों वर्ग अवयव हैं और दोनों में क्या है कि विकर्ण अवयवों के अतिरिक्त जो मुख्य जिसके विकर्ण अवयव हैं, इसके अतिरिक्त जो शेष अवयव हैं वो सब 0 हैं दोनों में। लेकिन जो मुख्य अंतर ये है कि इकाई अवयव में जो विकर्ण अवयव हैं ये 1 1 1 हैं, और जो विकर्ण अवयव है इसमें जो इसके अवयव हैं ये कोई भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, जैसे 2 3 -1 समान भी हो सकते हैं। ये आपको ये समझ में आ गया होगा दोनों में डिफरेंस। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे अदिश अवयव। अब आता है अदिश अवयव। ये ध्यान दीजिएगा, अदिश अवयव। ये जो अदिश अवयव होता है
ये एक ऐसा विकर्ण अवयव होता है जिसके सभी विकर्ण अवयव समान होते हैं। अदिश अवयव एक विकर्ण अवयव ही होता है, लेकिन इसमें क्या खास बात है कि इसके जो सभी विकर्ण अवयव होते हैं वो समान होते हैं। जैसे 2 0 0 0 2 0 0 0 2 ये विकर्ण अवयव है और इसके जो विकर्ण के अवयव हैं ये सब समान हैं। तो इसको समझ लीजिए आप। और अब अदिश अवयव और इकाई अवयव में क्या अंतर है ये भी आप लिख करके और अपने आप कोशिश करिए कि इसमें क्या अंतर है। तो आज इतना ही, बाकी हम फिर कल करेंगे।